हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग हमारे एग्जामिनेशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनमें सबसे पहले देखा जाएगा हमारे एग्जाम का सिलेबस और उसके बाद देखा जाएगा उस सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, यानी कि उस सिलेबस से रिलेटेड बुक लिस्ट। और बुक लिस्ट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनको यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। अब सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। पहली चीज, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का होराइजन क्या है, यानी कि किस हद तक जाके मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो वो जो हद है वो हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती है कि किस लिमिट तक जाके हम लोग किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट एचपीएएस और यूपीएससी में काफी ज्यादा सिलेबस जो है वो मैच करता है, काफी ज्यादा सिलेबस जो है जो यूपीएससी का सिलेबस है वो हमें हिमाचल में भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है और हिमाचल में पूछा जाता है। उसी तरह से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आसान भाषा में, जब भी हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तब हम लोगों को अलग अलग कमीशन के द्वारा इशू किए हुए सिलेबस को डिटेल में जाके डिकोड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और उसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड करना होता है। तो सिलेबस जो वो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऐसे एग्जाम का जिसका दायरा, जिसका होराइजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अगर आप सिलेबस को भी फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी इस एग्जाम के लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो पहला कारण तो यह है कि क्यों हम लोगों को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा कारण जो है वो हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस क्या है कि स्पेसिफिक टाइम पे जब हम लोग टेस्ट सीरीज रन कर रहे हैं, 100-150 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट्स लिख रहे हैं, मतलब इतने एनरोल्ड है, लिख तो चलो सारे नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग टेस्ट लिख रहे हैं उनमें कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ एस्पिरेंट्स को छोड़ के एक चीज जो है वो कंसिस्टेंटली हम लोगों ने देखी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है और वो इस साल की प्रिपरेशन को सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस साल का जो अटेम्प्ट है उसको सीरियसली देना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप कभी भी सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। यही कारण है कि जो पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी प्रिपरेशन का, वो यही है कि सिलेबस को अंडरस्टैंड किया जाए और उस सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट किया जाए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है वो अपने आप को एसेस करवाया जाए कि जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं क्या उसी तरह से हम लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेबस को हमने अपनी मर्जी से जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ना कोई एनालिसिस किया है, ना ही इन डेप्थ जाके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो वो सेकंड स्टेज रहती है जहां पे हम सिलेबस की कंप्लीशन के बाद खुद को एनालाइज करते हैं। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए, सिलेबस कंप्लीट करना जो है वो प्री रिक्विजिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और वही सेम चीज जो है वो हमें हिमाचल में देखने को मिलती है। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने HPAS के पैटर्न को जो है वो डिस्कस किया था और उसके साथ साथ देखा था कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो पैटर्न के ऊपर ही आज का वीडियो जो वो हमारा आगे मूव ऑन करेगा। और जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम मल्टीपल वीडियोस लेके आएंगे, जहां पे जैसे आज हम सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में जो वो हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पॉलिटी है, पॉलिटी में ये सवाल पूछे गए, ये सवाल जो है वो इस बुक में से आए, तो आप लोगों ने इन इन किताबों को जो है वो रेफर करना है। ये आपकी प्राइमरी बुक है, ये आपकी सेकेंडरी बुक है। प्राइमरी बुक मतलब जिसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, सेकेंडरी बुक मतलब अगर आपके पास समय बच गया तो आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो, ताकि कभी कभी जब पेपर या एग्जाम हमारा अनप्रडिक्टेबल हो जाता है तो इस तरह से सेकेंडरी सोर्सेज उस अनप्रडिक्टेबिलिटी को थोड़ा सा काउंटर करने में हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो वो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्या प्रिपरेशन रहेगी उसके ऊपर भी अलग अलग वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है ये मेनली सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के ऊपर है और उसके साथ साथ कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल, कौन कौन से बुक्स हम लोगों ने फॉलो करनी है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इवन दो जिन्होंने प्रिपरेशन कर भी ली है, अगर मान लो आपका सिलेबस का कोई भाग, कोई हिस्सा ऐसा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, जहां पे अलग अलग जो हमारे हिस्से हैं, अलग अलग जो हमारे सब यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने के लिए हम लोग आप लोगों के साथ जो है वो रेफरेंस मटेरियल भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप लोग इन वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हो, इन बुक्स को रीड कर सकते हो या इंटरनेट को सर्च कर सकते हो इस स्पेसिफिक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करने के लिए। क्लियर? तो आई होप जो सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा कि सिलेबस के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। अब चलिए आगे चलते हैं।
देखिए, हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता होना चाहिए, जिनको डिटेल में नहीं पता है पैटर्न कैसा है, जो बिल्कुल ही नया है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, या जो एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसने किसी से सुना है कि एग्जाम होता है, या जिसका ड्रीम है कि मैंने बनना है लेकिन उसको नहीं पता है कि बनना कैसे है, तो 3 स्टेजेस जो है वो हमारे HPAS एग्जामिनेशन की है। इन स्टेजेस के ऊपर, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीपल लिंक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें डेमो लिंक्स वगैरह भी हैं हमारे। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जो हमारा पहला वीडियो है पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर, उससे रिलेटेड लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो एक छोटी सी आसान भाषा में एक बार जल्दी से अगर हम लोग रिपीट करें, तो HPAS एग्जामिनेशन की 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिनमें सबसे पहले आपकी प्रीलिम्स है। क्लियर? प्रीलिम स्टेज जो है, जिसमें आप लोगों से MCQs पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे आप लोगों के पास। क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपके पास A B C D, और उसमें से आप लोगों ने एक आंसर मार्क करना होगा। स्टेज 2 जो है वो आपकी मेंस है, जो 900 मार्क्स की रहती है। क्लियर? और मेंस जो है वो आपकी सब्जेक्टिव है, यानी कि जिस तरह से आप लोग अपने फाइनल एग्जाम्स में ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक आंसर्स लिखते आए हो, उस तरह से आप लोगों को आंसर्स लिखने रहते हैं। और तीसरा स्टेज जो है वो आपका 150 नंबर का रहता है, वो इंटरव्यू का स्टेज है। टोटल जो आपका एग्जाम के मार्क्स है वो 1050 है, जहां पे स्टेज 2 और स्टेज 3 के मार्क्स को मर्ज करके आप लोगों के लिए जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट को रिलीज किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग यहां पे एक दो चीजें मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर लेता हूं, पहले डिस्कस कर लेता हूं, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों के मन में ना रहे। जब हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में जो जो सब्जेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, वही सेम सब्जेक्ट्स जो है वो हम लोगों को मेंस में भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम्स में है, हिस्ट्री हम लोगों को मेंस में भी देखने को मिलेगा। पॉलिटी जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, पॉलिटी जो है वो हमें मेंस में भी देखने को मिलेगा। क्लियर? ज्योग्राफी जो है वो प्रीलिम्स में है, ज्योग्राफी जो है वो हम लोगों को मेंस में भी उसके ऊपर सवाल पूछने को मिलेंगे। क्लियर? सेम किताबें पढ़नी है, सेम बुक्स पढ़नी है, बस फर्क क्या रहता है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी कि जो प्रीलिम्स है वहां पे उसी सिलेबस में से जो हम कवर करेंगे, उसमें से जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। मेंस में जो हम एक टॉपिक कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर कर रहे हैं, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस के बारे में पूछ लिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछ लिया। क्लियर? तो यहां पे मोर और लेस मेंस में एनालिसिस के ऊपर ज्यादा जोर रहता है, और जो प्रीलिम्स है वहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा जोर रहता है। लेकिन टॉपिक सिलेबस हमारे लिए वही है, हम लोगों ने वैसे ही, जैसे हम हिस्ट्री को प्री के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे ही मेंस के लिए पढ़ना है। बस प्री में जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, नाम है, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमें ज्यादा डोमिनेट होती हुई देखने को मिलती है हमारे एग्जाम। ये मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस है, जो सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा। जैसे गांधीयन थॉट्स है, नो डाउट प्रीलिम्स में भी गांधीयन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेनली गांधीयन थॉट जो है वो मेंस का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। क्लियर? इसके साथ साथ कुछ एथिकल डायमेंशन है जो सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो आसान भाषा में जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों के आएंगे, वो सारे आप लोगों को कहीं ना कहीं मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है जब हम लोग कहते हैं कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है, तो उस चीज को आपने सीरियसली लेना होता है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो हिस्ट्री मेरी प्री और मेंस के साथ साथ ही चल रही है। जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं, मेरी पॉलिटी प्री और मेंस की साथ साथ ही चल रही है। उसके बाद जो गेम रहती है वो ये रहती है कि हम लोगों ने मेंस का सिलेबस देखना होता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस जो है वो HPPSC के द्वारा बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये जो है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा, और यहां से जो वो सवाल पूछे जाएंगे। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है। यही कारण है प्री के लिए हमें ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन को कवर करना पड़ता है, और मेंस में जो है वो हमें उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्टेड एनालिसिस करनी होती है। अब वो एनालिसिस कैसे करते हैं? जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको इन चीजों के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं हो सकती है, तो आप लोग इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आज हिस्ट्री जो है वो मैं प्री के लिए पढ़ देता हूं, मेंस के लिए बाद में पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री प्री में भी आएगी, मेंस में भी आएगी। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, तो आपने उसी तरीके से पढ़ना है कि आप प्री के लिए भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेमोराइज कर रहे हो, और मेंस के लिए जो वो एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन एक कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री है एंड मिडाइवल हिस्ट्री है।
एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो मेंस में नहीं पूछी जाएगी, वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछी जाएगी। तो एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री कवर करते हुए हमारे दिमाग में एक चीज आ सकती है कि अच्छा इसके लिए सिर्फ मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो दूंगा, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस में नहीं घुसूंगा क्योंकि मेंस में सवाल इसके ऊपर नहीं पूछे जाएंगे। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम लोगों को सिलेबस के बारे में बहुत क्लियरली आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एंशिएंट मिडाइवल के ऊपर भी उतना ही फोकस कर देते हैं जितना फोकस वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे करते हैं। ऐसा नहीं है एंशिएंट मिडाइवल से सवाल नहीं पूछे गए हैं, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस का लेवल और उन क्वेश्चंस का नंबर बहुत ही कम है एज कंपेयर टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पर क्योंकि हमारे सिलेबस में प्रीलिम्स में एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की बात की गई है, यही कारण है हमें एंशिएंट मिडाइवल को सीरियसली ही कवर करना है, लेकिन ज्यादा ध्यान किस पे देना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। पहला क्यों, क्योंकि अभी तक जितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा क्यों, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो वो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि किस टॉपिक को प्री और मेंस के लिए कंबाइन करना है और किस टॉपिक को सिर्फ मेंस के लिए करना है। मेजोरिटी ऑफ कंडीशंस में जो प्री के लिए आप पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपका मेंस में वो टॉपिक काम आएगा, मे बी उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि जैसे आप प्रेसिडेंट के नाम पढ़ रहे हो, एक से लेके जितने भी आपके प्रेसिडेंट है सबके नाम आपने मेमोराइज कर लिए, मे बी वो मेंस में उतने ज्यादा यूजफुल ना हो। कभी कभी हो सकता है कि मेंस में भी अगर आपने रेफरेंस देना है, आपने किसी प्रेसिडेंट को साइट करना है, तब आप उस नाम को यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर, अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। लेकिन फिर भी जो मेंस है उसमें थोड़ा सा हमें एनालिसिस के ऊपर या ज्यादा हमें एनालिसिस के ऊपर फोकस करना रहता है, और जो हमारा प्रीलिम्स है वहां पे हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो ज्यादा हमारी तवज्जो रहती है, ज्यादा हमारा ओरिएंटेशन रहता है। क्लियर। तो पहली चीज, जो प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करते हैं, मैं उनको पहले ही कह देता हूं ऐसा नहीं हो सकता है, या तो आपको पता ही नहीं है कि आप प्री की तैयारी और मेंस के साथ साथ कर रहे हो। क्लियर। या अगर आपको ये चीज नहीं भी क्लियर है तो भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो भी आप बुक रीड कर रहे हो, अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल रेफरेंस मटेरियल्स के बारे में भी बात करूंगा, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो क्या राइट ट्रैक पे है या नहीं है। डन। तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी प्रीलिम्स भी आने वाला है, क्लियर, या जब भी आप इस वीडियो को देखोगे नियर बाई हो सकता है प्रीलिम्स आने वाला हो, तो प्रीलिम्स के लिए मैं बुक्स को अलग जरूर कर रहा हूं, लेकिन आप एक चीज देखोगे कि जो बुक्स मैं प्रीलिम्स में सजेस्ट करूंगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जो प्री और मेंस के कॉमन है, वही सेम बुक्स जो वो मैं आपको मेंस में भी सजेस्ट करूंगा। तो तैयारी में फर्क क्या रहेगा, प्रीलिम्स में मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करने में मेरी मेन ओरिएंटेशन रहेगी, और मेंस जो है उसमें मेरे को उसी इवेंट के ऊपर एनालाइज करना जो वो मेरा मेन फोकस रहेगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस को। अब इसको मैं आप लोगों को आसान भाषा में ही समझाऊंगा, एक लेमन भाषा में समझाने की ही कोशिश करूंगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए, पहला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये बात कर रहा है हिमाचल प्रदेश जीके की। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पहला सब्जेक्ट हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है वो है एचपीजीके। और हिमाचल प्रदेश का हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जो है इसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मान लो एचपीजीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पिछली बार 26 पूछे गए थे, ऑन एन एवरेज 20-22 क्वेश्चन जो है वो हमें एचपीजीके से हर साल देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है कि एचपीएएस के अभी तक ट्रेंड्स कैसे हैं, यानी कि प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो एक डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो दिया गया है जहां पे हमने उन ट्रेंड्स को, यानी कि प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, पिछले 7-8 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे वीडियो लिंक देखिए और वीडियो लिंक के थ्रू जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या है। सिलेबस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बुक्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बस जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो बस वही डिफरेंशिएट करने में हमें काफी हेल्पफुल होगा कि ये प्री के लिए है, ये मेंस के लिए है। क्लियर। तो पहला चीज समझ आया कि एचपीजीके हमारा पहला सब्जेक्ट है जिसमें हमें हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, और मेनली जो बुक्स आपकी हैं वो भी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जो है वो कवर की गई है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री कवर करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान भी रहता है, तो हम लोग उसको भी कवर कर सकते हो। हिमाचल की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, हिमाचल की पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, हिमाचल की जो पॉलिटी में मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो अभी जो पंचायतों के इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, उसमें किस पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस रही,
कौन कहाँ का मेयर बना, कौन कहाँ का हेड बना, इस तरह के सवाल जो है वो आप लोगों से इस साल या कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, हिमाचल प्रदेश के अंदर डेवलप हुआ आर्किटेक्चर, चाहे वो मेन टेम्पल आर्किटेक्चर है, क्लियर, चाहे वो फोर्ट्स डेवलप किए गए हैं मल्टीपल राजाओं के द्वारा, क्लियर, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंटिंग्स की डेवलपमेंट है, पॉटरी की डेवलपमेंट है, जितनी भी डेवलपमेंट भाषाएं हैं, जितने रिलीजन्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट आपको हिमाचल प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होती हुई देखने को मिलेंगी, वो भी आपको कवर करनी है, क्लियर। इसके साथ साथ सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, कैसे 5 ईयर प्लान बने, इसके लिए आप लोगों का मेन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एंटिटी के रूप में हेल्प करता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी अगेन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, 4 लेक्चर जा चुके हैं, एक लेक्चर बचा है, काफी लोग उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जल्दी ही 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर हम इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। तो पहला जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, जहां से 20 से 22 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, HPGK। दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करें, दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये दूसरा सब्जेक्ट हमारा आ गया, दैट इज करंट अफेयर। अब मैं करंट अफेयर को सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं, वैसे सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, इसके भी मैं रीजन बताता हूं कि क्यों। क्योंकि जब करंट इवेंट्स होते हैं तो करंट अफेयर कभी इकोनॉमी का होगा, है ना, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कोई किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास जो इन्फ्लेशन इंडेक्सेस हैं उनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी, क्लियर। लेकिन करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि करंट अफेयर में जो 1 या 1.5 साल तक जो न्यूज में चीजें रही होती है उनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जो है वो हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर में जो है वो कैसे अवार्ड्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर, क्या करंट अफेयर में डेज टू रिमेंबर के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, कमेटीज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो है वो इसलिए मैं इसको अलग सब्जेक्ट मान रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए डिफरेंट फोकस करना है। आप लोगों ने कम से कम पिछले 1-1.5 साल का करंट अफेयर जो वो कवर करके जाना है जब भी आप अपने एग्जाम में अपीयर होंगे। अभी हम क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात कर रहे हैं तो यहां पे बात जो है वो प्री की बात हो रही है, क्लियर। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो पहले 2 सब्जेक्ट्स में इनको बोल लूं या जो पहली 2 पार्ट्स हैं हमारे सिलेबस के, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40% जो क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज में आते हैं, उनमें से जो 40 सवाल, वो हो सकता है 50 भी हो जाए, कभी 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन जो है वो आपको इन 2 हिस्सों से देखने को मिलेंगे, यानी कि HPGK और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप गेम आपसे ऑटोमेटिकली बाहर जा रहे हो। अगर आपका हिमाचल जी के अच्छा नहीं है, करंट अफेयर अच्छा नहीं है, तो आप आउट हो। लेकिन अगर आपके ये दोनों अच्छे हैं तो आपके इन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहां से पूछे जाते हैं। अब आप खुद सोच लो, जो बाकी सिलेबस पड़ा है इसमें से आप लोगों को 60% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हो सकता है 50 देखने को मिले। तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस, इन दोनों की रेलेवेंस जो वो बहुत ज्यादा है। और जो करंट इवेंट्स है इसके ऊपर भी प्रॉपर एनालिसिस के साथ पिछले 6-7-8 साल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने किस तरह से करंट अफेयर्स को अप्रोच करना है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है, यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अगेन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्लियर। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो बेसिक सवाल रहते हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप लोगों के वो क्वेश्चन हम लोग खुद ही एड्रेस करते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपकी कोई जेन्युइन कंसर्न है। तो वैसे तो काफी स्टूडेंट्स एक दूसरे को खुद ही रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन जहां पे हमें लगेगा कि हमें जवाब देने की आवश्यकता है, हम लोग जरूर वहां पे आपका आंसर करेंगे। या हमारा जो नंबर है वो, अगेन जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आपकी बहुत ही जेन्युइन क्वेरी है और आपको कहीं से भी उसकी हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आप लोग उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, क्लियर। बस एक मैं थोड़ी सी सजेशन आप लोगों को यही दूंगा कि कभी कभी वो नंबर बिजी जाता है ना, या कभी कभी हम लोग भी व्यस्त होते हैं, जिनके पास वो फोन है कभी वो भी बिजी रहते हैं तो फोन नहीं उठा पाते। आप एक जेंटल सा प्यारा सा मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हो, या कभी कभी एक रिमाइंडर मैसेज भी डाल सकते हो, क्लियर। क्योंकि हम लोग कभी भी इंटेंशनली नहीं चाहेंगे कि हम आपकी हेल्प ना करें, कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसके कारण हम आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर। और चलिए, जो पहले 2 हिस्से हैं आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद तीसरा जो हिस्सा हमारा है दैट इज, अब देखो यार, ये ना प्रीलिम्स का एक बड़ा प्रॉब्लम है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट।
यानी कि ये तीसरा हमारा सब्जेक्ट आ गया जिसमें बात की जाएगी हिस्ट्री की। तो हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की गई, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी सवाल आते हैं, लेकिन हमारे हिमाचल के अंदर जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए सिलेबस को हमें पढ़ना पड़ता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बताया नहीं गया कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। जैसे कई जगह तो स्पेसिफाई किया होता है कि एंशियंट हिस्ट्री में ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, मिडाइवल में ये 4 कवर करने हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये 4 कवर करने हैं, लेकिन हिमाचल में कहीं भी क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है कि आपको हर तरह की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होना चाहिए, आप लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होना चाहिए, आप लोगों को जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी, उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उनके बारे में आपको क्लियर कट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेमोराइज होनी चाहिए। इवेंट्स की सीक्वेंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब है कि एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है दैट इज कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है कि देखो एंशियंट टाइम पीरियड का डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट धर्म थे, डिफरेंट आर्किटेक्चर था। क्लियर? उसी तरह से मिडाइवल में डिफरेंट आर्किटेक्चर आया, डिफरेंट जो है। जैसे मैं कल्चर की बात करूं तो कल्चर का मतलब क्या आ जाता है, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, ठीक है, लैंग्वेज, म्यूजिक, डांस, ये सारे जो है वो तुम्हारे कल्चर के पार्ट माने जाते हैं। तो कल्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे जो इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। कल्चर के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों को देखा जाए तो वहां पे जो हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आपका ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है या फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग जब हिस्ट्री को कवर करोगे, अब देखो सिलेबस में तो बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। सिलेबस में तो कहा है कि एंशिएंट मिडाइवल या सारी हिस्ट्री आपने करनी है इंडिया की, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें आइडिया देते हैं कि अच्छा हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी है, एंशिएंट मिडाइवल को भी कवर करना है, लेकिन उतना डिटेल में जाके कवर नहीं करना है जितना हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और उसमें भी जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसको तवज्जो देनी है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है। तो इस तरह से प्रीलिम्स का थोड़ा सा इशू रहता है, तभी मैंने कहा था प्रीलिम्स का सिलेबस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में लिख दिया एंशिएंट मिडाइवल है तो हमें पढ़नी तो पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम छोड़ के जा सकते हैं। काफी लोग सजेस्ट भी करते हैं कि छोड़ के चले जाओ, लेकिन पर्सनली मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि छोड़ के चले जाओ अनटिल और अनलेस आपने इसी साल या 4-5 महीने बाद ही पेपर ना देना हो और आपने एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ा हो तो छोड़ सकते हो। लेकिन रिस्क है, एक बार जो 4-5 सवाल हमें एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री से देखने को मिले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं, वो सब्जेक्ट है जो सभी नहीं कवर किए होंगे। तो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो एटलीस्ट उस लेवल की जरूर होनी चाहिए जो सबकी प्रिपरेशन है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब देखो हिस्ट्री की बात की गई तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में से सवाल पूछने थे क्योंकि सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, लेकिन जो अगला हमारा सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो फोर्थ हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ज्योग्राफी। और जो ज्योग्राफी है इसमें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए। अगेन जिस तरह से एंशिएंट मिडाइवल के ऊपर कम सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसी तरह से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके ऊपर भी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादा सवाल जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है, चाहे इंडिया की सोशल ज्योग्राफी है जिसमें पॉपुलेशन सेंसस वगैरह को कवर किया जाता है, ट्राइब्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाता है, जिसमें इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा जाता है, जिसमें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाता है। क्लियर? तो इंडियन ज्योग्राफी को हमने ज्यादा तवज्जो देनी होती है, लेकिन अगेन सिलेबस क्या कह रहा है कि दोनों कंप्लीट करें, तो हमने दोनों को जो है दोनों के ऊपर जो वो फोकस करना है, इंडियन भी पढ़नी है और वर्ल्ड भी पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। तो सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है अगली बार किस तरह से सवाल पूछे जाए, तो हम लोगों ने एटलीस्ट जो सिलेबस के अंदर चीजें मेंशन की हैं उनको कवर करना है। तो फोर्थ इज योर ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में बहुत सारे सवाल जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं आजकल। तो मैप कैसे हमने उन सवालों को एड्रेस करना है, अभी इसके बाद हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ गया फिफ्थ। इंडियन पॉलिटी में ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया तो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। नो डाउट जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक राइट्स हैं या पब्लिक पॉलिसीज हैं, राइट इश्यूज हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो बुक में आपको स्पेसिफाई करूंगा उनमें इन टॉपिक्स को हेडिंग बना के लिखा गया है, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें क्या क्या रीड करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सिक्स्थ सब्जेक्ट आपका आ गया इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? इंडियन इकोनॉमी डन।
जहां पे आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों को कवर करना है, जिसमें पॉवर्टी की बात होगी, जिसमें आपकी फिस्कल पॉलिसी की बात होगी, जिसमें जो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पे एटसेट्रा लिख दिया गया इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे भी हमें इकोनॉमी में मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर, जीडीपी के ऊपर हमें पता होना चाहिए, जो ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, इन्फ्लेशन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो हम लोगों को इकोनॉमी के अंदर कवर करने हैं। ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ध्यान जो है वो हम लोगों ने बेसिक्स या जो कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी है उनके ऊपर देना है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं। क्लियर? बाकी डिटेल में हर एक सब्जेक्ट के ऊपर भी हम एनालिसिस लेके आएंगे, वहां पे और ज्यादा आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के ऊपर जो पिछले 5-6 सालों का हमारा एनालिसिस है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज जर्नल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे लिख तो देते हैं कि दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, लेकिन फिर भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, आपको एनसीईआरटीज वगैरह, ये एक रिकमेंडेड बुक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, तो 7th जो है वो हमारा ये आ गया, और 8वां हमारा आ गया यहाँ पे जनरल साइंस लिखा है। तो जनरल साइंस का मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऊपर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर, और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ जस्टिफाई कर पाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जनरल साइंस को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें टोटल 8 एरियाज, 8 डिफरेंट एरियाज, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम लोगों को कवर करने हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश जीके है, जिनमें करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और उसके साथ हमारा जनरल साइंस। तो इन 8 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी महारत जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्लियर? तो ये तो प्रीलिम्स से रिलेटेड सिलेबस आ गया। अब देखो प्रीलिम्स से रिलेटेड कौन कौन सी बुक्स आप लोगों ने रेफर करनी है, कौन कौन सी बुक्स को आपने रीड करना है। फिर से क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ इसलिए है कि जब प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली जब आप रिवीजन करोगे, प्रिपरेशन आपकी प्री मेंस की इकट्ठी होगी, लेकिन जैसे मान लो 1 महीने बाद प्रीलिम्स है, तब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ध्यान रहेगा वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा रहेगा। तब आप किन किन बुक्स को नहीं छोड़ सकते हो, या जो सिर्फ अभी प्रीलिम्स के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल गलत अप्रोच है, मैं इसको कभी एंडोर्स नहीं करूंगा। प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना है, या प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना जरूरी रहता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, क्लियर, ए ब्रीफ हिस्ट्री, ये ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर? ये स्पेक्ट्रम का बुक है, इसको आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है, इसको जो है वो आप लोगों ने रीड करना है, नो डाउट। इसके अलावा बिपिन चंद्रा की किताब भी आती है, क्लियर, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, आप बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। मैं पर्सनली आप लोगों को स्पेक्ट्रम इसलिए रेफर करने को बोल रहा हूं क्योंकि इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी अच्छी दी गई है, तो आप लोगों को फैक्ट्स वगैरह से रिलेटेड ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस बुक को जो है ढंग से कवर कर लेते हो। तो स्पेक्ट्रम जो है वो आप लोगों के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी यूजफुल बुक रहेगी। उसके साथ अगर कल्चर की हम बात करें तो कल्चर के लिए एक नितिन सिंघानिया की किताब आती है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। क्लियर? अब देखिए यार, ये किताब बहुत बड़ी है, सारे टॉपिक्स जो है उसमें से आप लोगों ने कवर नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी जैसे डांस है, म्यूजिक है, आर्किटेक्चर है, क्लियर है, रिलीजन है, स्कल्पचर आर्ट है, पॉटरी है, उसके ऊपर आप लोग जो है वो इस किताब को एक रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो। अगर फिर भी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ज्यादा भारी लग रही है ये किताब, तो एक क्लास 11th की एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11th की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। क्लियर? तो आप उस किताब को भी रीड कर सकते हो अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको इसलिए सोर्स के रूप में बता रहा हूं क्योंकि ये बुक जब आपके कल्चर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देगी, यानी कि आपको इस किताब के बाहर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर इसके बाहर कोई सवाल आएगा तो आप क्या कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो हमारी प्रिपरेशन जो है इसी तरह से होनी चाहिए। क्लियर? तीसरी बात करें एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री की, तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटीज इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डाउनलोड करिए और रीड करिए उसको। और जो सतीश चंद्रा की मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के लिए आती है, सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी, अगेन वैसे तो शायद नहीं मिलेगी आपको, हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, ये इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, इनको रीड करिए, उससे एटलीस्ट आपका एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो परिपक्व हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की मेमोराइजेशन के ऊपर जो आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है, आपका तवज्जो जो है वो सिर्फ एंशिएंट एंड मिडाइवल के फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मेंस में काम नहीं आएगा। ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी की। मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा,
आप लोग सिर्फ एनसीईआरटीज 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज उनको रीड करिए। ये जो ऊपर दोनों है दैट इज इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्लास 12th की है। उसके बाद इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये क्लास 11th की है। ये दोनों बुक्स जो हैं, ये दोनों तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मस्ट हैं, ये तो आपने करनी करनी है। लेकिन जिस तरह से आजकल रिसोर्सेज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर सवाल आ रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और साथ में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसको भी कवर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है, कोई जीसी लियोंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई खुल्लर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई माजिद हुसैन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस उस लेवल के नहीं पूछे जाएंगे आपसे जो कि उन बुक्स में दिए गए हैं। आप एनसीईआरटीज को बेसिकली रीड करिए। बस एक चीज अपने ज्योग्राफी प्रिपरेशन में जरूर इंटीग्रेट कर लीजिए, वो है आपका ऑक्सफोर्ड का एक स्कूल एटलस आता है। वैसे तो अलग अलग एटलस होगा, आई होप आप लोगों ने भी यूज किया होगा 10th क्लास तक, क्लियर। वैसे हिमाचल में कम ही यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है, मैं जैसे मैंने तो नहीं किया कभी जिंदगी में जब मैं पढ़ता था गांव में, लेकिन हो सकता है होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जिसने भी स्कूल जो भी आपने एटलस रीड किया है, आप उस एटलस को यूज कर सकते हो। अगर कोई एटलस नहीं रीड करता है तो वो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो आता है वो ले सकता है। उसमें से जो है वो एटलस ज्योग्राफी के जो एटलीस्ट लोकेशंस वगैरह हैं, सी हैं, बे हैं, बाइट हैं, क्रीक हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, क्लियर है, कंट्रीज हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके बारे में देख सकता है जो भी न्यूज़ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा था, तो कहाँ पे चल रहा था, कौन सा सी उसके पास है, कौन कौन से कंट्रीज जो वो इसराइल के साथ उनकी बाउंड्री शेयर होती है, क्लियर। तो इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो या तो एक अपने आंखों के सामने जो एक बड़ा सा मैप लगा लीजिए। मेनली जो आपका एटलस रहता है, आप लोगों के लिए ज्योग्राफिक अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो आप लोग एटलस ज़रूर पढ़िए, ज़रूर रीड करिए, ताकि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उनको बहुत आसानी से कर पाएं, क्योंकि वो आसान सवाल होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, क्लियर। इसके बाद अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी के लिए कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही किताब आपने पढ़नी है। जो मर्जी एडिशन आपके पास है, जो फोटो मेरे को मिला वो मैंने लगा दिया। आप लोगों के पास जो भी एडिशन है, 5th है, 6th है, जो है आप उसको रीड करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी जो उसमें आप पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत की किताब आती है, आई होप इसके बारे में सबको ही पता होगा। किताब सब पढ़ते हैं, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। आसान है इसका मतलब ये नहीं है कि समझ आ जाती है, इसको समझने में भी समय लगता है। तो आप लोग इसके लिए, पॉलिटी के लिए जो है वो ये वाली बुक रीड करिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बुक आती है आपकी संजीव वर्मा की। अब देखिए यार, यहां पे ना सिर्फ फोकस करिए कंसेप्ट्स के ऊपर, और मेंस के लिए भी मैं यही बुक रिकमेंड करूंगा। मेंस में जो सिलेबस आपका है, उस सिलेबस के साथ इस बुक को रीड करिए। सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल नया है, उसके लिए जो संजीव वर्मा की इकोनॉमी की बुक है, ये बहुत ही अच्छी है। वैसे अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे, चलो 2019 लगता है, आपने इकोनॉमिक सर्वे जो भी लेटेस्ट आया होगा जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे इस बार जो वो 2020-21 आया हुआ है, अगली बार 21-22 आएगा, जो भी इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट, आपने उसको रीड करना है और अपने सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करना है। मेंस में तो चलो हो जाएगा, प्रीलिम्स में आपने हर एक जो आपने संजीव वर्मा के कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, उन कंसेप्ट्स के साथ अपने जो सर्वे की इंफॉर्मेशन उसको लिंक करना है और उसको इकोनॉमी में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ये वो सब्जेक्ट है, ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें शायद आपको सबसे ज्यादा समय लग सकता है अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमी से नहीं है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, इकोनॉमी से सबको डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप 2-3 बार इकोनॉमी को रीड करते हो तो इकोनॉमी से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो वो धैर्य रखना है, परेशान नहीं होना है और पिक एंड चूज नहीं करना है। यानी कि अगर मान लो इंडियन इकोनॉमी मुश्किल लगी तो चलो छोड़ देते हैं, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने इस तरह की अप्रोच नहीं अख्तियार करनी है। आप लोग एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपको अपनी कमी के ऊपर भी काम करना है और उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। पिक एंड चूज ना करिए, मेरी सजेशन है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है किस तरह के सवाल जो हैं वो फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर, डन। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये वाला अप्रोच हमारा हो गया। इसके बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए अगेन ये थोड़ी बड़ी बुक है, लेकिन अगेन इसमें जो है वो आप लोग इसको रीड करेंगे, जरूर करेंगे। शंकर आईएएस एकेडमी है, क्लियर, इनकी बहुत ही अच्छी किताब आती है ये, क्लियर। तो वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी इंस्टीट्यूट अच्छी किताब करेगा हम उसको यहाँ पे जब उसका नाम लेंगे, क्लियर। हमारा जो है ऐसा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनकी सच में ही लिटरली इससे बेटर किताब जो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। नो डाउट एनसीईआरटीज के अंदर भी एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन ये किताब आप एक बार रीड कर लीजिए। बड़ी किताब है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जैसे एनवायरमेंट के ऊपर कन्वेंशन, ट्रीटीज, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए इस स्पेसिफिक बुक में से, क्लियर। लेकिन हाँ, इस किताब को आप लोगों ने जरूर रीड करना है। उसके बाद जनरल साइंस के लिए, वैसे अगेन जनरल साइंस के लिए जो बिल्कुल नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं
वो तो 8th 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। 8th 9th 10th की एनसीईआरटी को रीड करेंगे और उसके बाद ये जो जनरल साइंस में ल्यूसेंट की एक किताब आती है, फैक्ट है इसमें, क्योंकि जनरल साइंस अगेन हमें मेंस में इसके ऊपर सवाल नहीं पूछने को मिलेंगे। ये भी जिस तरह से एंशिएंट एंड मिडाइवल सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, उसी तरह से ये जो जर्नल साइंस है ये भी सिर्फ प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो इसके ऊपर हमने सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के ऊपर जो वो हमारा मेन ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे आप ल्यूसेंट जीके को बाद में पढ़ सकते हो, और जो साइंस वाले हैं वो सीधा लाइव ल्यूसेंट जीके को रीड करिए, वहां से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी दिया है उसको याद कर लीजिए। यहाँ पे अगेन अब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आपको चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर? अब थोड़ा सा है एग्जाम का नेचर, आपका प्रिवरिटी जिस एग्जाम की ऐसी है वहां पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश जीके। मैं पर्सनली हमेशा हिमाचल जीके के लिए इसी बुक को रिकमेंड करता हूं, और मैं इसी बुक को रिकमेंड करता रहूंगा, चाहे ये बड़ी है, चाहे इसके 2000 पेज है, चाहे इसके जितने पेज हैं, लेकिन इससे बेस्ट किताब हिमाचल में ना शायद हो सकती है ना कभी होगी, क्योंकि जितने कॉम्प्रिहेंसिवली हिमाचल प्रदेश को इस बुक में कवर किया गया है उतना कॉम्प्रिहेंसिवली किसी भी और किताब में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही भी जो किताबें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी बुक से अपनी रेफरेंस को पिक करती हैं, और जब वो इस किताब से कॉपी पेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एसेंस है, जो इंफॉर्मेशन की एसेंस है, जो कनेक्शन है उस इंफॉर्मेशन का, उस नॉलेज का, वो बहुत बुरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, और बच्चे जो है वो ज्यादा रट्टा मारने पे ज्यादा फोकस करते हैं। नो डाउट फैक्ट है, मेमोराइज करने पड़ेंगे, लेकिन चीजों को अंडरस्टैंड करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, और वंडरलैंड इस किताब को जरूर पढ़िए। इसके अलावा ये प्राइमरी सोर्स रहना चाहिए हर एक बंदे का। जो सेकेंडरी सोर्स है वो कुछ भी रह सकता है, जैसे एक आकाश पब्लिकेशन की आती है हिमाचल दर्पण, हिंदी में एक आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण आती है, हिंदी में फैक्ट्स हैं। आई होप हिमाचल में सभी की हिंदी अच्छी होती है, क्लियर, चाहे इवन दो आप लोग जो नॉन आर्ट्स के होंगे या जो साइंस वाले होंगे, उनका नॉर्मली साइंस इंग्लिश मीडियम ही रहता है। क्लियर हो सकता है आजकल तो काफ़ी आर्ट्स वाले हैं, मतलब हर एक डिफरेंट इंग्लिश मीडियम में ही चल रहा है, लेकिन आकाश की हिमाचल दर्पण वो रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने फैक्ट्स ही मेमोराइज करने हैं तो आप इस किताब को पूरा घोट के पी लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है इनकी, तो ये भी आपके लिए एक प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, ये तो पढ़नी है क्योंकि प्री मेंस दोनों में काम आएगी, लेकिन साथ में प्रीलिम्स के लिए आप लोग थोड़ा सा आकाश की जो हिमाचल दर्पण है इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है। क्लियर? डन। और लास्ट हमारा आ गया करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए देखिए, करंट अफेयर के लिए आप क्या करोगे, कोई ना कोई अखबार पढ़ोगे, पीआईबी को रोज फॉलो कर लीजिए करिए, चाहे हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, इनमें से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उनको एक्सट्रैक्ट करो और कॉपी पे लिखते रहो, ताकि आप लोगों को मेमोराइज करने में सहायता रहे। यहाँ पे मैं आप लोगों को पर्सनली सजेशन दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो अगर समय नहीं मिल रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर किसी भी एक एस्पिरेंट के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ओवरऑल एग्जाम में आपको बहुत अच्छे तरीके से सहायता करेगा। जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर रीड करूंगा तो मेरे रीडिंग स्किल्स इंक्रीज होंगे, मेरे राइटिंग स्किल्स इंक्रीज होंगे, मेरा जो एनालिटिकल स्किल है उसका उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि हर रोज ज़्यादा टाइम नहीं, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करो, और न्यूज़पेपर में एटलीस्ट एडिटोरियल को जरूर देखा करो। नो डाउट एडिटोरियल प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडिटोरियल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, या एडिटोरियल आपकी एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो 1 घंटा अपने रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्लियर? इसके अलावा अपने चीजों को आसान करने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट तुम फॉलो कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट जो तुम लोगों को अच्छी लगती है। क्लियर? तुम जीके टुडे फॉलो कर सकते हो, तुम इनसाइड फॉलो कर सकते हो, अभी हम लोग भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल वेबसाइट बना रहे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। आप जिस भी वेबसाइट के साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर एक वेबसाइट मोर और लेस सेम ही इंफॉर्मेशन को कवर करती है। मैं पर्सनली आपको जीके टुडे रेफर करने को बोलूंगा, क्योंकि वो अवार्ड, स्पोर्ट्स, इस तरह की न्यूज को भी कवर करते हैं जो हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी जितने बैंकिंग शैंकिंग जितने भी इनके वेबसाइट्स हैं आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आप इनके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो। मेंस के लिए आपको इन्हीं न्यूज़पेपर्स के जो एडिटोरियल्स हैं या जो पीआईबी की इंफॉर्मेशन आती हैं, इन्हीं के ही ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। यही आपका रिलायबल सोर्स होगा। प्रीलिम्स में सिर्फ आपकी सहायता करने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप टाइम बचाने के लिए किसी एक ऑनलाइन सोर्स को के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ और उससे चुपचाप जो है वो फैक्ट पढ़ते रहो, और एनालाइज जो है या न्यूज़पेपर जो है उसको अपने लिए करते रहो। और जो आप ऑनलाइन वेबसाइट से पढ़ोगे उसका कहीं एक फाइल बना लो और उसको प्रिंट आउट करते रहो, ताकि आपके रिवीजन के लिए जो वो काफ़ी सहायता रहे। बाकी साथ में अगेन हम लोग भी मंथली बेसिस के ऊपर
आप लोगों के साथ जो है वो मल्टीपल पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर करते हैं, आप लोग उनको रिवीजन के लिए यूज कर लो कि जो एक महीने में आपने करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। मंथली जो भी मैगजीन्स वगैरह आप लोगों के पास होती हैं ये हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें जो है इनके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। तो अगर आप इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करोगे प्रीलिम्स में तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। अब यहां पे एक चीज है जो मैं आप लोगों को एक वैल्यू एडिशन के लिए बोलूंगा। जैसे ही आप लास्ट के 1 या 2 महीने में प्रीलिम्स से आप इस किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि हिमाचल में हम लोगों ने कभी कभी इतने बाहियात क्वेश्चन देखे हैं, इतने ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस देखे हैं जो नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी एग्जाम के पुराने पेपर में पूछे गए होंगे। तो आप लोग जरूर जो है वो इस किताब ए ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो अपने साथ रखिए, इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस करिए। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग जो प्रीलिम्स में जो अनसर्टेनिटी रहती है आप उसको रिमूव कर दो। तो जो जो चीजें मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस की अगर आप उनको प्रॉपरली यूज करोगे, फॉर एग्जांपल किसी ने अगले साल पेपर देना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आई डोंट थिंक आप लोग बहुत ज्यादा परेशानियों का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करोगे अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर? बाकी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में भी नहीं है। हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि रास्ते पे आप चलिए, चलना आपने है, सफर आपका है, सक्सेस आपकी है, हर चीज आपकी है। क्लियर? तो मेहनत आप करोगे, आप ही अपने फ्यूचर का एक डिसाइडिंग फैक्टर हो। और इस टाइम पे आके, क्योंकि जब 21 साल से ज्यादा का इंसान जो है वो इस एग्जाम में अपीयर हो रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अपने लिए खुद डिसीजन ले रहा है। तो जब आपने खुद के लिए खुद डिसीजन लिया है तो आप उसके लिए खुद जिम्मेवार हो। तो जिम्मेवारी के साथ अगर आप काम करोगे तो आई डोंट थिंक यू विल फेस मच प्रॉब्लम्स, क्लियर, इन योर लाइफ। तो यहां पे ये था प्रीलिम्स से रिलेटेड। अब आ जाओ सेकंड जो प्रीलिम्स का हमारा एस्पेक्ट है, दैट इज सीसेट। सीसेट में आप सब लोगों को पता है हम लोगों ने 66 से ज्यादा नंबर लेने होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। क्लियर? तो इसमें मोटा मोटा जो है जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश का पार्ट है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंग्लिश का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, जनरल मेंटल एबिलिटी है। क्लियर है? ये भी रीजनिंग का पार्ट है। इसके अलावा जो है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो आसान भाषा में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 3 चीजें जो आप लोगों ने कवर करनी होती है। अब इसके लिए क्या करोगे आप? बुक लिस्ट। 2 तरह के बच्चे हैं, आप लोग डायरेक्टली किताब पे नहीं जाओगे। पहले आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 5 सालों के, उनके सीसेट के पेपर को सॉल्व करोगे। अगर आपका स्कोर जो है वो 100 प्लस आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है, तो आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की, इसका मतलब आपका बेसिक एप्टीट्यूड ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर जो है वो 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, इस रेंज में अगर आप लोग फंस रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो एक ऐसे एक किताब आती है जनरल स्टडीज पेपर 2 करके आती है, इसमें सारे के सारा जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है ना, ये सारे का सारा सिलेबस जो है उस किताब में कवर्ड है। TMH की है, मैग्रा हिल वालों की बुक है, मोटी सी किताब आती है, काफी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने, इसको बस उसी तरीके से कवर करना है कि आपका जो है वो 66 मार्क्स से ज्यादा नंबर आ जाए, बस इससे ज्यादा आपने आपका कोई टारगेट नहीं रहेगा। और वैसे भी जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, नॉर्मली क्या होता है काफी लोगों की या तो इंग्लिश अच्छी होती है या काफी लोगों का क्वांट या रीजनिंग अच्छा होता है, तो इन दोनों में से अगर आपका एक भी अच्छा है तब भी आप एग्जाम को या इस स्पेसिफिक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टेंशन लीजिए, बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत पोटेंशियल स्टूडेंट्स थे, नहीं कर पाए थे, प्रीलिम्स में रह गए थे, लेकिन अगली बार उन्होंने जो रैंक लिया, सिलेक्शंस ली। तो इस तरह की प्रॉब्लम या जो चीजें हमने देखी हैं फेस होती हुई, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी करो। तो हर चीज को सीरियसली लो, कहीं ऐसा ना हो कि जीएस को आप सीरियसली अटेम्प्ट करो, उससे अच्छे नंबर आ जाए और सीसेट में जो है वो परेशानी का सामना आपको करना पड़े, क्योंकि आपको इस पेपर को एटलीस्ट क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हमारा प्रीलिम्स से रिलेटेड स्ट्रेटेजी के बारे में। अब चलते हैं हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें HPAS मेंस के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था, जो पैटर्न का लेक्चर था फिर से रिपीट कर रहा हूं, उससे रिलेटेड वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। अगर मैं HPAS मेंस एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो हम लोगों को पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज के 3 पेपर है, GS1, GS2 एंड GS3, और हर पेपर जो है वो 200-200 नंबर का है, ये तो पता है सबको। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट है GS। क्लियर? इसके अलावा 100 नंबर का एस्से है और 200 नंबर का ऑप्शनल है। अब जनरल स्टडीज को कैसे हमने अप्रोच करना है, क्या इनका सिलेबस है, और हर एक जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो फर्दर 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और हर एक यूनिट जो है वो फर्दर 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 के यूनिट 1 के अंदर जो 3 सब यूनिट हैं
उनका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिए मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट है और ये इसका सिलेबस है, तो हम सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे सब्जेक्ट को, ताकि आपको अभी के लिए आइडिया लगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट जो है वो मैंने GS1 में करना है, ये GS2 में करना है, ये GS3 में करना है। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं GS1 की। तो जब GS1 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए GS1 में यूनिट 1 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है। सब यूनिट 1 जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जहां पे हमने बात की थी प्रीलिम्स में, जहां पे एंशिएंट मिडाइवल को भी हमने कवर करना था, मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में लिखा गया है कल्चर ऑफ इंडिया को कवर करना है, और मेंस में लिखा गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करना है। तो यहां पे एंशिएंट एंड मिडाइवल के बारे में रेफरेंस नहीं है, तो हमने उसको कवर नहीं करना है। जो एंशिएंट मिडाइवल टाइम पीरियड है उसके कल्चर को जरूर करना है, लेकिन एंशिएंट मिडाइवल के जो राजा वगैरह है उसके बारे में ज्यादा हमने तवज्जो नहीं देनी है। अब कल्चर में भी क्या करना है, लिटरेचर देखना है, आर्ट फॉर्म्स देखनी है जिसमें टेंपल आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है और पेंटिंग्स है। अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमें हिमाचल में देखने को मिले हैं वो आर्किटेक्चर के ऊपर देखने को मिले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो कल्चर में हमने इन जो लिखा है सिलेबस में इसको कवर करना। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखिए जो मिड ऑफ 18th सेंचुरी यानी कि 1750 से लेके 1980 तक जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे जाते हैं नो डाउट मेंस में, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो 1750 से हो गया। तो इसका मतलब है कि 1750 के बाद जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, चाहे ब्रिटिश का अराइवल है, चाहे हमारी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, प्लासी की बैटल हुई, बक्सर हुआ, जितनी भी बैटल्स हुई, जो भी मराठास के साथ वॉर हुए, 1857 का रिवोल्ट हुआ, इंडिया का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पहलू थे हर एक पहलू को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो पहला सब यूनिट 1 में हिस्ट्री करना है हमने कवर, जिसमें कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जोड़ देंगे। सेकंड में हमारा आ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो रिलेटेड है कैपिटलिज्म के इमर्जेंस के साथ, फासिस्ट आइडियोलॉजी है, ग्लोबल इंप्लीकेशन है, फासिज्म है, चाहे वो इटली के अंदर है चाहे वो जर्मनी के अंदर है। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वॉर्स का इंपैक्ट है, चाहे पहला है दूसरा है, उसके बारे में हमें देखना है। डीकोलोनाइजेशन की बात होनी है, कोलोनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे कोलोनाइजेशन हुई, फिर कैसे डीकोलोनाइजेशन हुई, चाहे अफ्रीका की हुई, चाहे एशिया की हुई, चाहे अमेरिका की हुई, साउथ अमेरिका की। उसके साथ साथ नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। अब ध्यान रखिए जो ग्लोबलाइजेशन है, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है, जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं आप लोगों को तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कवर करते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कवर करते हैं। तो वहां पे काफी लोग पूछते हैं कि सर ये क्यों करवा रहे हैं सिलेबस में, तो लिखा नहीं गया। लेकिन जब कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है, जहां पे राइट्स की डेवलपमेंट हुई, जहां पे डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट हुई, तो वहां पे हमें इन स्पेसिफिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो सेकंड जो हमारा यूनिट सब यूनिट रहेगा दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो प्रीलिम्स में हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कर रहे थे क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं था। मेंस के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करना पड़ेगा, सिलेबस आप लोगों के सामने। तीसरा रहेगा दैट इज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा वाइड है। अब हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को भी दो हिस्सों में तोड़ा गया है, एक कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश है और एक हिमाचल प्रदेश की जनरल हिस्ट्री है। हिमाचल प्रदेश की जनरल हिस्ट्री में हमें कांगड़ा, कुल्लू, चंबा की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मुगलों का पता होना चाहिए, क्या इंपैक्ट पड़ा, गुरखाओं का क्या हुआ, सिखों का क्या हुआ, ब्रिटिश का क्या हुआ। बेसिकली मुगल्स, गुरखाज, सिख एंड ब्रिटिश ये वो हैं जो फॉरेन बाहर से लोग आए और यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, उनका इंपैक्ट हमें यहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर देखने को मिला, तो हमने उसको कवर करना है। प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, 5 ईयर प्लान्स की असेसमेंट करनी है कि कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो किस हद तक सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद कल्चर में टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और पेंटिंग्स जो है इसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है, क्योंकि सिलेबस का ये पार्ट है, इसको हम लोगों ने कवर करना है। क्लियर? तो समझ आई कहानी कि नहीं आई? तो यूनिट 1 का जो यूनिट 1 के अंदर जो 3 सब यूनिट है उनमें मोटा मोटा आप लोग क्या रखोगे, हम हिस्ट्री कवर करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर, इंडिया की हिस्ट्री कवर करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे और हिमाचल की हिस्ट्री कवर करेंगे। और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाएगा? कल्चर के लिए एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी क्लास 11, ये पढ़नी ही पढ़नी है, प्राइमरी बुक है। नितिन सिंघानिया जो वो सेकेंडरी बुक है, नितिन सिंघानिया अगर रीड कर लोगे तो एटलीस्ट आपका कल्चर का जो क्वेश्चन है वो उससे बाहर तो नहीं आएगा। लेकिन अगेन अगर ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है तो आप लोग 11th क्लास की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो है वो बुक रीड कर सकते हो, पार्ट 1। क्लियर? नहीं तो आप लोग नितिन सिंघानिया भी पढ़ सकते हो। दोनों किताबें पढ़ने की किसी में हिम्मत तो कर लीजिए, मैं पर्सनली सजेशन दूंगा दोनों में से एक ही किताब पढ़िए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप लोग अगेन स्पेक्ट्रम बुक को ही फॉलो करोगे। ये जो प्लासी टू पार्टीशन है एक्चुअली इसमें 1750 से लेके 1857 तक के जो इवेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी सिलेबस भी बताया आपको कि 1750 से शुरू होता है, तो 1750 से लेके 1857 के जो इवेंट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हुए हैं। तो 100 सालों के लिए आप लोग प्लासी टू पार्टीशन को यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग जो आपने प्रीलिम्स के लिए किताब पढ़ी थी दैट इज स्पेक्ट्रम बुक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप इसको फोकस कर सकते हो। क्लियर?
इसके बाद हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये देखिए, ये किताब वो है जो आई थिंक पता नहीं क्यों लोग इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, आई डोंट नो क्यों लोग इसको रीड नहीं करते। ये बहुत ही अच्छी किताब, स्पेशली फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए ये बहुत ही सुंदर किताब है। इवन आप लोग एक चीज देखोगे कि जो मेंस का सिलेबस है वो डायरेक्टली आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। तो आप लोग, ये मस्ट रीड बुक है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, राजेंद्र अत्री, ठीक है। ये एचपीयू की बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, ऑनलाइन आपको अवेलेबल होती हुई देखने को मिलेगी। तो हिस्ट्री, इवन कुछ पॉलिटिकल जो डायमेंशन है वो भी आप इस किताब से कवर कर सकते हो। इसके एंड में आपको मेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो कि हिमाचल ओरिएंटेड है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज द मस्ट रीड बुक फॉर हिस्ट्री, स्पेशली फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स। और उसके साथ साथ आपके पास ये किताब तो है ही, ब्रह्मास्त्र, क्लियर है। अगर आप इस किताब को भी पढ़ लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप इस किताब को रीड करिए। इसकी, क्योंकि ये किताब तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ ली है, ठीक है। मेंस में पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के लिए कि जैसे हिमाचल में टू पार्टी सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, क्लियर, हिमाचल में जो सब रीजनलिज्म कैसे डेवलप हुए, सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, क्लियर। तो ये किताब आप लोगों के लिए, मेरे पर्सनल उससे एक मस्ट रीड बुक है। तो ये वंडरलैंड तो आपकी चलती ही रहेगी। ये किताब तो जितनी बार पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि खत्म तो कभी होगी नहीं। ये तो अपने आप से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ कि इस किताब को खत्म करोगे, लेकिन जितनी बार इस किताब को पढ़ोगे उतना ही मजा आएगा और उतना ही ज्यादा आपकी हिमाचल जीके जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्लियर। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किताब आती है अर्जुन देव की, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेट 19th सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी तक है। जो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर है। जो नहीं है वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन अगेन इस किताब को अगर आप रीड कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। अर्जुन देव ये वही हैं जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटीज लिखी थी, तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी भी अगर आपको मिल जाएगी तब वो भी सफिशिएंट है, नहीं तो आप लोग जो है इस किताब को भी रीड कर सकते हो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जनरल स्टडी GS1 के अंदर जो यूनिट 2 है उसका सब यूनिट 1 है डिजास्टर मैनेजमेंट, सब यूनिट 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें अब ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज बहुत तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहाँ पे सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की बात की गई है, मेंस में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी आती है। तीसरा है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगेन क्या क्या है, रिलीफ है, ड्रेनेज, वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये सारी चीजें, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव आ गया कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ है, क्वालिटेटिव आ गया हेल्थ क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, क्लियर। अर्बनाइजेशन पैटर्न, हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी। तो आसान भाषा में जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी ये नॉर्मल पर्सपेक्टिव से आ गया, और हिमाचल पर्सपेक्टिव से, यही दोनों हमें थर्ड सब यूनिट के अंदर देखने को मिले। हर एक यूनिट का जो तीसरा सब यूनिट है वो हिमाचल जीके के ऊपर केंद्रित है, वो हिमाचल जीके ही है, क्लियर। तो आपको आसान होगा जब आप यहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स पढ़ लोगे, डिजास्टर प्रोफाइल देख लोगे, कैसे डिजास्टर को मिटिगेशन करना है, एनडीएम में एक्ट देख लोगे। और इस टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक कोविड क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी हुई है। उसके साथ साथ अभी आप देख रहे हो कि भाई साइक्लोन भी चल रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट, काफी रेलिवेंट रहता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो वो कवर करना है। तो इनके लिए जो हमारी बुक्स रहेंगी वो देखिए कौन कौन सी है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए वही 4 जो मैंने आपको बताई थी, क्लियर। इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सुनिए क्या पढ़ना है आपने। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेकंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट है, ऑनलाइन पड़ी हुई है, बहुत पन्ने हैं इसके, ठीक है, 70-80 के आसपास पन्ने हैं। आपने सारे पेजेस नहीं पढ़ने हैं, आपने समराइज करना है उस रिपोर्ट को हार्डली 10 से 12 पेजेस में, और उसी को ही बार बार रीड करना है, क्लियर। सेकंड एआरसी रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, सेकंड एआरसी की तीसरी रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट। उस क्राइसिस मैनेजमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो वहां पे डिजास्टर के कंसेप्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, उसके बारे में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक एनडीएम में गवर्नमेंट, ndma.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसको भी आप लोग जरूर रीड करिएगा। यहाँ पे कैसे जो डिजास्टर उसको मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे रिस्पॉन्स होगा डिजास्टर का, क्लियर, उनके बारे में, डिफरेंट पहलुओं के बारे में लिखा गया है। एनडीएम एक्ट जो वो किस तरह से काम करेगा। और तीसरा, ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोगों को हिमाचल से रिलेटेड डिजास्टर प्रोफाइल नहीं देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो हैजार्ड प्रोफाइल है वो इस साइट के ऊपर, क्या है ये, hpsdma.nic.in, ये वेबसाइट में आपको हिमाचल से रिलेटेड जो डिजास्टर्स या हिमाचल से रिलेटेड जो डिजास्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो सब यूनिट पार्ट 3 का हिस्सा है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको कंप्लीट करिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियस बात है, जो करंट अफेयर है वो आपका साथ साथ चलता रहेगा, करंट अफेयर को आप इंटीग्रेट करते रहोगे। करंट अफेयर के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेफरेंस दी थी, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, उसके एडिटोरियल रोज पढ़ा करिए, उसकी समरी बनाया करिए। स्टार्टिंग में नहीं, जब आपका एटलीस्ट एक लेवल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये एडिटोरियल यहाँ पे यूज हो सकता है, ये एडिटोरियल वहां पे यूज हो सकता है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू है ज्योग्राफी के लिए। और हिमाचल में जो है वो जो हिमाचल है इसमें
ज्योग्राफी के लिए जो है वो आपको ब्लोखरा काम आएगी। इसमें डिजास्टर अच्छे तरीके से कवर नहीं किया गया है, तो डिजास्टर के लिए आपको इंटरनेट में hpsdma.nic.in पे रिलाई करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर, यहां तक कहानी समझ। नेक्स्ट है जो जनरल स्टडी 1 है उसका यूनिट 3। अगेन वो सब यूनिट 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिनमें सबसे पहले इंडियन सोसाइटी है, जहां पे इंडियन सोसाइटी के फीचर्स की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, चाइल्ड राइट्स की बात है। सेकंड है एथिक्स एंड गांधीयन थॉट्स है, वैल्यूज है जो हमारे सिविल सर्विसेज की वैल्यूज है मेनली, या गवर्नेंस की वैल्यूज है, उनको कवर किया गया है। गांधीयन थॉट्स के बारे में मेंशन किया गया है। और तीसरा है सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहां पे हमारे यहाँ पे फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स है ना, क्या कस्टम्स, फेयर्स, फेस्टिवल जो भी हैं सारे के सारे जो वो हमारे सब यूनिट 3 के अंदर हिमाचल स्पेसिफिक हमें पता होना चाहिए। अब हम इसके लिए क्या कवर कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात, जो हमारा गवर्नेंस एथिकल डायमेंशन वाला था उसमें फर्स्ट, अब ना ये ध्यान रखिए सेकंड एआरसी की कुछ रिपोर्ट्स हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वो हमें एथिक्स वाले डायमेंशन में भी काम आएंगी, और जो पेपर जनरल स्टडीज 2 में हमारा गवर्नेंस एक सब्जेक्ट है उसमें भी काम आएंगी। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूं, आपने रिपोर्ट 1 पढ़नी है जो आरटीआई के ऊपर है, रिपोर्ट 4 आपने रीड करनी है जो कि एथिक्स के ऊपर है, एथिक्स इन गवर्नेंस, जहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कोड ऑफ एथिक्स, इन सारे डायमेंशंस को कवर किया जाएगा। 10th रिपोर्ट है जो पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर है, कि सिविल सर्विसेज कैसे काम कर रही है हमारे यहाँ पे, और उनको कैसे किन किन वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर है। और उसके बाद जो है वो आपको 11th ये ई गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोगों ने जो है ये ई गवर्नेंस हमारा गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट एक पहलू है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम लोग जो है वो इन 4 रिपोर्ट्स को, एक हमारी 3rd रिपोर्ट होगी जो क्राइसिस मैनेजमेंट थी, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, तो 5 रिपोर्टों की समरी मेरे को पता होनी चाहिए। आपने बस इस रिपोर्ट को रीड करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेने हैं कि अच्छा कंसेप्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि कैसे इन चैलेंजेस को पूरा किया जा सकता है। तो एआरसी में कि डिफरेंट रिपोर्ट्स में इन पहलुओं को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो मैं पर्सनली आपको सजेशन दूंगा आप इनको करिए। अगर मान लो नहीं आप पढ़ सकते हो एआरसी को, तो एक किताब में आपको गवर्नेंस में और सजेस्ट करूंगा, उस किताब में एथिक्स और गवर्नेंस दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो। अगर आपको एआरसी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक और ऑल्टरनेट भी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। तो एथिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो यहां से कवर हो जाएंगे, या एक किताब जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सजेस्ट कर रहा हूं जनरल स्टडीज पेपर 2 में। एचपीजीके के लिए जगमोहन ब्लोखरा के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। क्लियर। गांधीयन थॉट्स के लिए एक एसएस पाठक की किताब आती है गांधीयन थॉट्स, नहीं तो अगर ज्यादा किताब नहीं पढ़नी है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो, इस बुक को रीड कर लीजिए। नहीं तो सोशल इश्यूज के लिए जो कंसेप्ट्स हैं एनसीईआरटी क्लास 12 है, मोर देन सफिशिएंट है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर बुक है। और उसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, यानी कि जो जो टॉपिक हमने मेंस के अंदर देखे उनके ऊपर जब भी कोई एडिटोरियल आएगा, जब भी कोई करंट अफेयर आएगा, तो उसको हमने हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर इंटीग्रेट करना है। क्लियर। तो ये था हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 के डिफरेंट हमने कैसे किन किन बुक्स को जो है वो फॉलो करना है। क्लियर। जनरल स्टडीज की अलग अलग किताबों के ऊपर हमने कैसे फोकस करना है। डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 की। तो जीएस 2 की अगर हम बात करें तो जीएस 2 भी यूनिट 3 यूनिट्स में डिवाइड है, जिस तरह से जीएस 1 था। तो सबसे पहले जीएस 2 के यूनिट 1 की बात करते हैं और उसके 3 सब यूनिट्स को देखते हैं उनमें क्या क्या है। जीएस 2 का जो यूनिट 1 है उसके सब यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सब यूनिट 2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, और सब यूनिट 3 में पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर सिलेबस जो है उसको देखना है और उसके ऊपर जो वो मेन फोकस करना है आसान भाषा में, जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स हैं, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, यूनियन स्टेट रिलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करना है, एनालाइज करना है। यानी कि जो हमारे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने फंक्शनिंग में जो है वो इस टाइम पे फेस कर रही है। उसके साथ साथ हिमाचल में रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड में अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की डेवलपमेंट है, पार्लियामेंट्री पार्टीज में क्या फंक्शंस है, सब रीजनलिज्म की राजनीति है हमारे प्रदेश में, जो टोपियों की कहानी है, आई होप आप लोगों को पता होगा, अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, प्रेशर ग्रुप्स इन आर स्टेट हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, हर एक एस्पेक्ट को, हर एक टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट करना है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे इनको कवर करने के लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, अगेन यही किताब आप लोग पढ़ोगे, करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन रहेगी, क्योंकि पॉलिटी में ज्यादा सवाल करंट ओरिएंटेड रहते हैं। क्लियर। अगर आप स्पेसिफिक टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देख रहे हो आप उसको साइड कर सकते हो। अगर आप इस टाइम पे पार्लियामेंट का कोई पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में किसी तरह का नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहे हो उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। जुडिशरी अच्छा काम नहीं कर रही है, जुडिशरी अच्छा काम कर रही है, उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर। तो पॉलिटी को अपने रेफरेंस और उसके साथ साथ करंट अफेयर जो वो सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एंटिटी रहेगी आपके क्वेश्चन को एनरिच करने के लिए। उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए आप लोग जो जहां से जगमोहन बलोखरा से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तो आपने पढ़नी ही है, लेकिन अगेन ये जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है इसमें कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है, स्पेशली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो सब रीजनलिज्म के एस्पेक्ट्स हैं, तो आप इस किताब के कुछ टॉपिक्स रेफर कर सकते हो फॉर पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे आप लोग थोड़ा सा जगमोहन बलोखरा, और आपको यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर काफी रिलाई करना पड़ेगा रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी इन बॉडीज के लिए। इंटरनेट पे सर्च मारिए, आपको हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट्स पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है GS2 का यूनिट 2 के अंदर क्या क्या है। GS2 यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला सब यूनिट गवर्नेंस का है, दूसरा सब यूनिट सोशल जस्टिस का है, तीसरा सब यूनिट हिमाचल प्रदेश के अंदर गवर्नेंस कैसे चल रही है। तो गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस का क्या कंसेप्ट है, क्या पॉलिसीज हैं जो वेरियस सेक्टर्स हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के अंदर या इंडिया में वेरियस सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए अख्तियार की गई हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा GS1 के अंदर जो हमने एथिकल डिमेंशंस देखा था उसके साथ काफी हद तक ये ओवरलैप हो रहा है। क्लियर? चेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन, यानी कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। सोशल जस्टिस में एनजीओज का क्या रोल है सोशल जस्टिस दिलवाने में, यानी कि जो डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है उसको किस तरह से ऊपर आने में हेल्प कर रहे हैं, या उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए बाकी लोग आवाज उठा रहे हैं, या वो लोग खुद आवाज उठा रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आवाजें उठाई गई हैं, या पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट्स पास किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा डिफरेंट पॉलिसीज को अख्तियार किया गया है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो सोशल जस्टिस के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने मार्क कर लेना है शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, वुमेन, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, चिल्ड्रन इन इंडिया, इन सारे के सारे डिसएडवांटेज स्टेटस से रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ लाइवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, सोशल इंक्लूसिवनेस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है, कैसे इनको बेटर किया जा सकता है, क्या वे फॉरवर्ड है, इसके बारे में हम लोगों को अपना एक आइडिया डेवलप करना है। क्लियर? तीसरा गवर्नेंस है हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है, आरटीआई जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था इंडिया हिमाचल में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, हिमाचल प्रदेश ने क्या क्या रूल्स बनाए, 73rd 74th अमेंडमेंट हिमाचल में कैसे इंप्लीमेंट हुई, वुमेन से रिलेटेड इश्यूज जो है या जो डिफरेंटली एबल्ड पर्संस हैं, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हिमाचल के अंदर फेस कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज सरकार के द्वारा अपनाई गई हैं, ये सारे के सारा जो है वो हमें कवर करना है हमारे सब यूनिट 3 के अंदर, दैट इज गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? यहां तक कहानी समझ आ रहा है सब लोगों को? इसके लिए देखिए बुक्स क्या है यहाँ पे, थोड़ा अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे करंट अफेयर ज्यादा फोकस होता जाएगा रेदर देन रीडिंग सम स्पेसिफिक बुक। अगर गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे आप एम कार्तिकन की किताब पढ़ सकते हो, लेकिन अगेन लेटेस्ट इनिशिएटिव्स के लिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए आपको करंट अफेयर्स पे रिलाई करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस के लिए इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स, प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट है, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए है, क्लियर, चाहे वो आपकी अर्बन डेवलपमेंट की है, जो जो प्रॉब्लम, जो जो पहलू या जो जो स्कीम्स सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं आप वहां से कवर करिए। और करंट इवेंट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, इश्यूज है, वो करंट कंटेक्स्ट में, चाहे वो वुमेन का है, चाहे डिफरेंटली एबल्ड का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड का क्या इंपैक्ट जो वो वुमेन के ऊपर पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट डिफरेंटली एबल्ड के ऊपर पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, इन सब की असेसमेंट आपको करंट अफेयर्स की जो एडिटोरियल्स हैं उनके थ्रू होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे रीड करिए। इसके साथ साथ himachal.nic.in जहां पे हिमाचल के द्वारा डिफरेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को मेंशन किया गया है, और साथ में जो वो करंट अफेयर्स आप देख सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है उसको आप अपने नॉलेज में इंटीग्रेट कर सकते हो। इस तरह से आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? और बलोखरा में जो जो कवर है गवर्नेंस एस्पेक्ट्स वो तो आप डालोगे, ज्यादा बलोखरा हेल्प नहीं करेगी आपको आने वाले टॉपिक्स में भी। नेक्स्ट है दैट इज GS2 का जो यूनिट 3 है, इसमें सब यूनिट 1 इंटरनेशनल रिलेशंस है, सेकंड में भी मोर और लेस इंटरनेशनल रिलेशंस है, पहले 2 यूनिट्स में जो इंटरनेशनल रिलेशन कवरेज है वो रहेगी, और तीसरे में साइबर क्राइम और हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्शंस के लिए, SC ST ट्राइब्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज को अख्तियार किया गया है उनके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, देखिए पर्सनली मैं आपको सजेशन दूंगा ज्यादा फोकस करंट अफेयर के ऊपर करिए। किताब नहीं भी पढ़ पाओगे तो सही है, लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट्स के लिए, बेसिक फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को राजीव सिकरी की बुक जो है उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया लगे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच के रिलेशंस कैसे थे, जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी को वो कैसे हैं। लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आपका जो एडिटोरियल है, न्यूज़पेपर है, उस पर ज्यादा रिलाई करिए इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। हिमाचल प्रदेश जीके की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस करिए, और हिमाचल cybercell.com साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको
कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको साइबर जो है उससे देखने को नहीं मिलेगी। ब्लोखरा भी साइबर जो सिक्योरिटी है उसमें ब्लोखरा में नहीं मेंशन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरनेट पे रिलाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कुल्लू में, उसके कुछ आउटकम्स हैं, उससे रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज की गई, आप उसको रीड करिए। हिमाचल साइबर सेल .com में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स की बात की गई है, आप उसको रीड करिए। तो आपको इस तरह से साइबर वाला जो टॉपिक है उसको कवर करना पड़ेगा इंटरनेट के सोर्सेज के ऊपर। और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉलिसीज वगैरह वो आपको इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इस बार हिमाचल का 2021-22 का जो सर्वे है वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इस सर्वे से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अवेलेबल है। और जो लास्ट पार्ट है हमारा सोशल सिक्योरिटी वाला, या जो 5th पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का, वो जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक जो कहानी है वो आप लोगों को शायद बिल्कुल क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है GS3 की बात करें तो देखिए GS3 में भी उसी तरह से 3 अलग अलग यूनिट्स रहेंगे। तो GS3 में सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसके 3 पार्ट्स हैं। सब यूनिट 1 में इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आसान भाषा में पहले इकोनॉमी कवर करनी है आपने इंडिया की, फिर सेकंड हाफ में अपने हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को जो वो कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन, GDP, पॉवर्टी, यहाँ से एक एक टॉपिक को जो उठाइए, ऑलमोस्ट जितने इकोनॉमी में बुक्स में जितने टॉपिक्स रहते हैं वो सारे यहाँ पे कवर है। क्लियर। इसके साथ साथ हिमाचल का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में, हेल्थ, फिजिकल, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। तो इनके लिए आप लोग रिलाई करोगे इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा, जो मैंने स्पेसिफाई की थी आप लोगों को बुक, उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स। इसके बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे सवाल जो है वो हमें करंट अफेयर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे, और उसके साथ साथ ना ये एक किताब है अनुपमा टंडन, शशि भूषण, राकेश पुशप की इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश BA 3rd ईयर के लिए, ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें ये जो टॉपिक्स हमारे कवर्ड है ना, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, हाइडल पावर है, जो बाद में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे इस वाली बुक में हमें कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हो। नो डाउट ब्लोखरा भी यहाँ पे काम आएगी। क्लियर। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लोखरा में आपको रिक्वायर्ड कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप इस बुक के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। उसके बाद यूनिट 2 की बात की जाए तो सब यूनिट 1 इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी। अब ध्यान रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा नहीं है हिमाचल में, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ पे, सिर्फ स्पेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। यही हमारे हिमाचल के सिलेबस का हिस्सा है। एनर्जी आ गया, एक स्पेसिफिक सब यूनिट है जिसमें हाइडल पावर की बात है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जीज की बात है। क्लियर। तीसरे में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की डिफरेंट पॉलिसीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इन सबकी रेफरेंस दी गई है। तो हमें इसको कवर करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें आसान भाषा में, क्योंकि स्पेस ही आएगा हमारे पेपर में, तो हम लोग इंटरनेट में इसरो की वेबसाइट का जो है वो यूज करेंगे, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदू न्यूज़पेपर में हर संडे को जो है वो आपका एक साइंस के ऊपर पेज आता है। तो वहाँ पे आप जो स्पेस से रिलेटेड रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, रिसेंट इश्यूज हैं, उनको आप कवर कर सकते हो। इसरो की वेबसाइट जो आपको स्पेस से रिलेटेड सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अवगत कराएगी। तो यहाँ पे कंप्लीटली आप इंटरनेट के ऊपर रिलाई रहेंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनर्जी के लिए अगेन आप लोग जो हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर रिलाई रहेंगे, जैसे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारी वेबसाइट है सरकार की, उसके ऊपर वहाँ पे जाइए और वहाँ से पढ़िए। और यहाँ पे भी आपका जो मेन सोर्स रहेगा वो करंट अफेयर रहेगा, यानी कि न्यूज़पेपर। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जीप की बात हम करें तो हम लोग जो है वो dest.hp.gov.in, जहाँ पे हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात पता लगेगी। हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके साथ साथ इंटरनेट जो है वो टूरिज्म पॉलिसी के लिए हम लोगों को काफ़ी सहायता करेगा। अभी एक राइजिंग हिमाचल करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी, हर एक पॉलिसी को जो है वो मेंशन किया गया है, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज 3 के अंदर जो हमारा सेकंड यूनिट है इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और GS3 के अंदर लास्ट यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट 3 की, तो अगेन ये जो जिन तीन सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिनमें सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर है और टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश है। क्लियर। इसको कवर करने के लिए एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS पढ़नी है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। एग्रीकल्चर के लिए करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे को फोकस करना है, और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन है, जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे वहां से पता चल जाएगी, या जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे वहां से भी कुछ एग्रीकल्चर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और जो रिसेंट करंट कंटेक्स्ट है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर से मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लिए आप इस बुक को जरूर, ये है जो वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज risinghimal.in। क्लियर। इस वेबसाइट पे मल्टीपल पॉलिसीज की जो है वो बात की गई है।
क्लियर। टूरिज्म पॉलिसी वंडरलैंड में बलोखरा में अच्छी दी गई है, आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। जो लेटेस्ट टूरिज्म पॉलिसी है 2019 की, वहां पे आप इंटरनेट के ऊपर रिलाई कर सकते हो, या आप इस स्पेसिफिक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ टूरिज्म में क्या डेवलपमेंट है, क्या इनिशिएटिव्स, उसके लिए हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे तो है ही। तो एक चीज आप लोग मोटी मोटी ध्यान रखिए कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो मेंस में भी सबसे कारगर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स को खुद ही कंप्लीट कर देता है। वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, स्पेशली एबल्ड से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज, जितने प्रोग्राम है, सब हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से सब हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलते हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड नए स्टेप्स हैं, सब हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलते हैं। टूरिज्म का स्टेटस है, सब हमें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, ध्यान रखिए, मेंस के लिए प्री में 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मैं सजेशन नहीं दूंगा कि मत पढ़ो, क्योंकि मेंस में बहुत काम आएगा। और 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी अगर इकोनॉमिक सर्वे में से आ जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे अगर आप बिना पढ़े मेंस लिखोगे तो आई डोंट थिंक आपके क्या हालात होंगे। इतना श्योर है कि आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आएंगे। हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, लेकिन जब मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो फाइनल लिस्ट में नाम लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो सर्वे को आप लोगों ने बिल्कुल तरीके से फोकस करना है। तो ध्यान रखिए यार, इतनी डिटेल में, बीच में थोड़ा जल्दी भी हो गया, मैं इतनी डिटेल में चीजों को बताने का यही जरूरत है, ताकि आप लोग जब प्रिपरेशन शुरू करो तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो कि हमने इस प्रिपरेशन को ऐसे करना है, ये इसका सिलेबस है और इस सिलेबस को मैं ऐसे अचीव करूं। क्लियर। इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन, इनको आप पढ़ सकते हो। इनकी छोटी छोटी समरी बना सकते हो। कुरुक्षेत्र बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के जो पहलू हैं, के इश्यूज हैं, उनको ज्यादा अच्छे तरह, मतलब उन्हीं को ही कवर करती है। तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो जैसे पॉवर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो आप लोग कुरुक्षेत्र। और उसके साथ साथ योजना में भी, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक बार योजना में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था। अगर आपको वो वाला योजना का पीस मिल जाता है, या वो वाली मैगजीन मिल जाती है, तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में उसको भी यूज कर सकते हो। तो इन दोनों मैगजीन्स को फॉलो करिए, आप लोगों के लिए क्वालिटी एनहांसमेंट रहेगा, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक के बारे में और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारा किस तरह से हम लोग हमारे हिमाचल प्रदेश का सिलेबस क्या है और क्या इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा। देखिए, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, हम ये मानते हैं। हर एक का तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का भी तरीका डिफरेंट है। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा मल्टीपल मटेरियल नहीं रीड कर सकते हैं, या उनको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो ध्यान रखिए, कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करती है। पढ़ना आपको पड़ेगा, कोचिंग बस आपको एक डायरेक्शन दे देती है और आपकी जो मेहनत है उसको थोड़ा कम कर देती है। अल्टीमेटली एफर्ट आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, हर एक चीज आपके हाथ में है। कोचिंग आपको डायरेक्शन देगी और थोड़ा सा समय आपका कम कर देगी। तो हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो आप लोगों के लिए लॉन्च किए हुए हैं। क्लियर। जिनमें सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है अगले साल के लिए, 2022 वाले बच्चों के लिए, जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा प्रॉपरली। टेस्ट सीरीज है प्री की, मेंस की, उसकी जो कॉस्ट है वो 22,500 है। क्लियर। उसके साथ साथ जो एचपीएस मेंस का कोर्स है, यानी कि वो बच्चे जिनके मेंस के कुछ सब्जेक्ट अच्छे तरीके से नहीं कवर हुए हैं और उनको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है कि कैसे कवर किया जाए, वो मेंस कोर्स में भी कोई की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, इसकी कॉस्ट जो 8500 है। क्लियर। इसके साथ साथ कोई रिवाइज करना चाहता है प्रीलिम्स के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का, तो एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी है। क्लियर। ये भी 8500 का है, जितनी कॉस्ट हमारे बेस कोर्स की है। क्लियर। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग जो है वो हम लोगों को इस स्पेसिफिक कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 7814622609, या हमारी तूफानी पाड़ी 19@gmail.com पे आप लोग मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस चाहिए, सहायता चाहिए, तो हम हमेशा हैं। किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।